जब भगवान ने ये दुनिया बनाई तो यहाँ पर हर एक चीज बहुत सिस्टमैटिक सेट करी, है ना दोस्तों। लेकिन देखा जाए तो सारी चीजों में सबसे ज्यादा परफेक्ट एंड कंप्लीट हम इंसानों को बनाया। बाकी सारी चीजों में कुछ ना कुछ मिसिंग रखा। जैसे पेड़ पौधे बनाए, उन्हें सांसें दी लेकिन चलने फिरने की आजादी नहीं दी। वैसे ही जानवर बनाए, उन्हें चलने फिरने की आजादी दी लेकिन जबान नहीं दी। चांद तारे बनाए, उन्हें खूबसूरती दी तो सारी दुनिया से बहुत दूर रखा कि उन्हें कोई भी हाथ ही ना लगा सके। ऐसी ही और चीजों पर भी गौर किया जाए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी है। लेकिन हम इंसानों को भगवान ने सारी चीजें दी हैं। हम बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, चल सकते हैं और सबसे बड़ी बात कि हम सोच सकते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी पावर है। लेकिन कभी कभी हमसे ना इसका इस्तेमाल भी बराबर नहीं किया जाता, और वो इसलिए क्योंकि हम इस पावर की अहमियत को समझ ही नहीं पाते। तो आज इस कुकू एफएम बाइट में हम बात करेंगे हमारे माइंड के कॉन्सेप्ट की। ये असल में है क्या और हमें कितना पावरफुल बना सकता है। गिलबर्ट राइल, जो कि एक जाने माने फिलोसॉफिकल राइटर है, उन्हीं की एक बहुत ही फेमस बुक द कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड से रेफरेंस लेकर इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इस बुक में ऑथर ने हमारे माइंड और बॉडी को दो अलग चीजें नहीं बताई है। उनके अकॉर्डिंग हमारी फिजिकल स्टेट पूरी तरह से हमारी मेंटल स्टेट पर डिपेंड करती है। वैसे ये बात तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स को हमारा माइंड ही गवर्न करता है। जो हम सोचते हैं वही हम करते हैं, और ऑथर के हिसाब से हमारा माइंड हमारी बॉडी का राजा है। वो एक ऐसी एंटिटी है जो हमारी मेंटल और फिजिकल के साथ साथ सोशल और इकोनॉमिक लाइफ भी चलाती है। हम हमारी लाइफ में कुछ भी करने से पहले सोचते हैं, फिर उसे एक्शन में लाते हैं, और यही एक्शंस हमारी सोशल और इकोनॉमिकल लाइफ बनाती है। तो सारा खेल शुरू होता है हमारे माइंड से। क्या आप सब इस पूरे खेल को डिटेल में जानना चाहते हैं? तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक। नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी पारिक इस सफर में आपके साथ, और आप सुन रहे हैं कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। जैसा कि हमने पहले बात की थी कि इंसान इस यूनिवर्स का सबसे परफेक्ट और कंप्लीट किरदार है। एक ऐसा किरदार जिसकी छोटी से छोटी बात सारा यूनिवर्स देख सकता है। हम किस तरह बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन हम कैसे सोच रहे हैं ये कोई नहीं देख सकता, क्योंकि हमारे सोचने की शक्ति इस यूनिवर्स में नहीं है। वो हमारी बॉडी के अंदर छुपी हुई है। एक इंसान के दिमाग के मेंटल प्रोसेस को सबसे ज्यादा बेहतर वो खुद ही समझ सकता है। आसान शब्दों में कहें तो हमारे दिमाग की जॉब इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा प्राइवेट जॉब है। तो इसका मतलब हुआ कि इंसान दो दुनिया में जीता है। पहला तो वो खुद और उसकी बॉडी, और दूसरा वो और उसका माइंड। पहली वाली दुनिया पब्लिकली सबके सामने होती है, और दूसरी वाली दुनिया सिर्फ और सिर्फ उसके खुद के पास होती है। अब अगर इस बात पर गौर किया जाए तो जो चीज हमारी आंखों के सामने नहीं है, यानी जो हमारा इंटरनल ऑर्गन है ब्रेन, उसका हमारी बॉडी पर कितना असर पड़ता है। वो कहते हैं ना, अगर आप मेंटली खुश हैं तो आप फिजिकली भी फिट है। ये हमारी लाइफ है। इसमें हमारे साथ कई ऐसे हादसे हो जाते हैं जो हमारे दिमाग में कैद हो जाते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हमारे दिमाग पर कितना असर करती है, और ये दिखता है हमारे एक्शंस में। ऑथर हमें इस बात की गहराई को समझाते हुए कहते हैं कि किस तरह से हमारा माइंड हमारी बॉडी के हर एक्शन को गवर्न करता है। हमारी बॉडी जो एक बाहरी दुनिया है और माइंड जो कि एक अंदरूनी दुनिया है, दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है, लेकिन कितनी ज्यादा इंटरकनेक्टेड है। जैसा हमारा माइंड सोचता है वैसे ही हमारे हाथ पैर फॉलो करते हैं। उसी तरह जैसा हम देखते हैं या सुनते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा माइंड सोचता है। बिल्कुल सीधा सीधा कनेक्शन है। जिस तरह से सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह से इस दुनिया में हर बात के दो पहलू होते हैं। पहला इन रियलिटी एंड दूसरा इन आवर माइंड्स। जिस तरह से रियलिटी में हर एक चीज एक पर्टिकुलर स्पेस में मौजूद है, जैसे इंसान, जानवर, पेड़ पौधे वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें जमीन पर मौजूद है। ये हुआ फिजिकल एग्जिस्टेंस। उसी तरह से हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी मेंटल हैपनिंग्स, हमारी बॉडी में प्रेजेंट एक इंसुलेटेड स्पेस जिसका नाम है हमारा माइंड, उसमें मौजूद होती है। ये हुआ मेंटल एग्जिस्टेंस। इसलिए ऑथर ने हमारे माइंड को एक घोस्ट कहा है और हमारी बॉडी को एक मशीन।
ये मशीन पूरी तरह से इस घोस्ट पर डिपेंड करती है। जब कभी अगर हमारी मशीन थक जाए और हार जाए तो हम चाहे तो इस घोस्ट से इस मशीन की ग्रीसिंग करा सकते हैं। फिर देखिएगा कैसे मैजिकली ये मशीन बिल्कुल ब्रांड न्यू मशीन्स की तरह काम करने लगेगी। हमें अक्सर बचपन में हमारी टीचर्स चैप्टर्स को रट्टाफाई करने के लिए डांटती थी, है ना? वो कहती थी कि लेसन्स को जब तक समझोगे नहीं तब तक दिल में कैसे उतार पाओगे। सिर्फ आंसर्स का रट्टा मारने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसी कॉन्सेप्ट को ऑथर ने हमें अपनी इस बुक में समझाया है। वो बताते हैं कि नॉलेज दो तरह की होती है। पहली तो नोइंग हाउ, यानी किसी भी स्किल या प्रोसीजर को कैसे किया जाता है उसकी नॉलेज होना। नोइंग हाउ हुआ आपकी एबिलिटी। इसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे बाइक चलाना, स्विमिंग करना, हॉर्स राइडिंग, ये सारी एक्टिविटीज आपकी स्किल्स भी बताती है और आपके एक्शंस में आपकी इस नॉलेज का अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं दूसरी नॉलेज हुई नोइंग दैट, यानी ऐसा है तो है, ये बात फैक्ट है, हम इसे चेंज नहीं कर सकते। ये एक तरह की प्रपोजिशनल नॉलेज है और ऐसा है तो है, हमारे कुछ करने से या सोचने से कुछ भी बदला नहीं जा सकता। जैसे फ्रांस का कैपिटल है पेरिस, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉईल होता है। ये बातें फैक्ट है तो है, ये नॉलेज आपकी अंडरस्टैंडिंग बताती है। ऑथर गिलबर्ट राइल ने इन दोनों नॉलेज को हमारे ह्यूमन माइंड की दो अलग अलग फैकल्टीज नहीं बताई है, बल्कि उनके अकॉर्डिंग ये दो नॉलेज एक इंसान के दिमाग की डिफरेंट मेंटल अंडरस्टैंडिंग्स है। नोइंग हाउ हमें इस दुनिया में रहने के लिए काबिल बनाता है और नोइंग दैट हमें इस दुनिया की सच्चाई से रूबरू करवाता है। तो आप किस तरह से इन दोनों नॉलेज को अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करके प्रोग्रेस हासिल करते हैं, ये आपकी इंटेलिजेंस को दर्शाता है। ग्रोथ उन्हीं के हिस्से में आती है जो अपने एक्शंस को फूंक फूंक कर लेते हैं। किसी भी बात की नॉलेज होना इनफ नहीं है। जब तक आप उसे अपने एक्शंस में नहीं लाओगे तो आपकी वो नॉलेज किसी भी काम की नहीं है। जैसे एक शेफ अपनी रेसिपीज बनाने से पहले अपने माइंड में उन्हें दोहराता है। एक चेस प्लेयर अपनी हर चाल के पहले गेम्स के सारे रूल्स को अपने माइंड में रिपीट करता है, तब जाकर वो अपनी टर्न लेता है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप कुछ करते हैं तो पहले आप उसकी थ्योरी अपने माइंड में लाते हैं, उसके बाद आप उसे प्रैक्टिस में लेकर आते हैं एंड एज अ रिजल्ट आप अपने काम में सक्सेसफुल हो जाते हैं। अ बिट ऑफ थ्योरी एंड अ बिट ऑफ प्रैक्टिस हुआ आपकी सक्सेस का एक गोल्डन फॉर्मूला। कई बार हम जब कुछ नया दिल से सीखना चाहते हैं तब हमें उसकी थ्योरी लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे अब ड्राइविंग को ही ले लीजिए, हम में से कई लोग होंगे जिन्हें ड्राइविंग स्पेशली सीखने की जरूरत नहीं पड़ी होगी और वो भी होंगे जिन्हें एक गाइड की जरूरत पड़ी होगी। नो डाउट दोनों ही तरह के लोग बहुत अच्छे ड्राइवर्स होंगे, लेकिन पहले वाले केस में नई स्किल सीखने के लिए उन्हें उस पुश उस किक की जरूरत नहीं थी। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये क्वालिटी उनके माइंड में पहले से ही फिट थी। बस करेक्ट्स और इनकरेक्ट्स को देख करके ही वो समझ गए कि इस काम को करना कैसे है और फिर उसे फिजिकली एक्शन में लाकर उसमें सक्सेसफुल हो गए। तो ये हुआ आपके माइंड के नोइंग हाउ की नॉलेज का पॉजिटिव एस्पेक्ट। हम इस नॉलेज के प्रॉपर यूजेज से हर तरह की स्किल्स में महारत हासिल कर सकते हैं। और आगे सफर में क्या कुछ खास है आपके लिए, जानने के लिए सुनते रहिए कुकू FM, सुने जो मन चाहे। इमोशंस ह्यूमन नेचर का वो हिस्सा है जो होता उसके माइंड में है, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस में साफ साफ नजर आता है। ये एक इंटरनल कॉन्शियस मेंटल रिएक्शन है जो कि आपके बिहेवियर से एक्सटर्नल वर्ल्ड के सामने आ जाता है। ऑथर ने इमोशंस को ह्यूमन माइंड की कॉन्शियसनेस का एक ऐसा डिस्टर्बेंस बताया है जो उसके फिजिकल एक्शंस को अफेक्ट कर देता है। अब देखा जाए तो रियलिटी में ये बिल्कुल सच है। जब इंसान को गुस्सा आता है तब वो अपने होशो आवास में रहकर भी गलतियां कर देता है। प्यार में इंसान की आंखों में पर्दे पड़ जाते हैं। खुशी में इंसान सीधे चलने की जगह नाचते गुनगुनाते हुए चलता है और सैडनेस में इंसान को खुशी का माहौल भी उदास ही लगता है। तो अगर हम कहें कि इंसान के दिमाग में चल रहे इमोशंस ही उसके फिजिकल वर्ल्ड को डिटरमाइन करते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। राइल के अकॉर्डिंग इमोशंस 4 तरह के होते हैं। पहला इंक्लिनेशंस यानी मोटिव्स या किसी चीज की तरफ आपका झुकाव होना। दूसरा हुआ आपके मूड्स। तीसरा या एजिटेशंस यानी हमारे मन की अशांति या नर्वस एक्साइटमेंट। और चौथा हुआ हमारी फीलिंग्स। इंक्लिनेशंस, मूड्स और एजिटेशंस ये हमारे दिमाग की अलग अलग धुन है
वहीं हमारी फीलिंग्स हमारे एक्शंस और बिहेवियर में साफ साफ दिखाई देती है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? वो है हमारी प्लेजरेबल फीलिंग और डिजायर्स। अक्सर हम इन दोनों इमोशंस को गलत समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों इमोशंस हमारी पर्सनैलिटी और ग्रोथ दोनों को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। प्लेजर का मतलब हुआ एक ऐसी फीलिंग जिसे हम एंजॉय कर सके, वो भी अपने दिल से, और डिजायर्स मतलब हमारी इच्छाएं। जब हम किसी चीज के आदी होते हैं तब वो काम हमें आनंद देता है। जैसे मान लीजिए आपको गल्फ खेलना पसंद है, तो आपको गल्फ फील्ड में जाते ही आनंद महसूस होने लगेगा। आपके माइंड में सिर्फ ये गेम ही चलता रहता है। फिर आप इसमें अगर हार भी जाए तो भी आपको बुरा नहीं लगता, बल्कि आप फिर से इस गेम को रीस्टार्ट करते हैं। ये सिमिलर फिनोमिनन अगर हम अपने करियर के साथ लगाएंगे तो हम फेल होकर भी पास हो सकते हैं। इसलिए हमें अपने करियर को अपनी पसंद के अकॉर्डिंग ही चूज करना चाहिए, जहां हमें आनंद महसूस हो सके। इस समय अपने मन की इच्छा को सही तरह से समझकर हमें अपने डिसीजंस लेने चाहिए। इसके बाद हमारे मूड्स का भी हमारे कैरेक्टर पर बहुत असर पड़ता है। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कभी कभी अगर कुछ समय के लिए हमारा मूड खराब होता है तो हम उतने समय में अच्छे से बिहेव नहीं कर पाते, कम्युनिकेशन में थोड़े रूड और साइलेंट हो जाते हैं, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस भी कुछ खास अच्छे नहीं होते, और ना ही हमारी तरफ से सामने वाले को अच्छी वाइब्स आती है। तो ऐसे टाइम में अगर सडनली कोई स्ट्रेंजर से हम टकरा जाए तो वो हमारे इस मूड के बेसिस पर हमें जज करता है और अपने माइंड में हमारे लिए रूड, प्राउडी, ईगोस्टिक जैसी इमेज बना लेता है। बट रियलिटी में हम ऐसे होते नहीं हैं। ऑथर ने अपनी इस बुक में हमारे इस मूड को हमारी सबसे बड़ी पावर बताया है। हमारा मूड हमारी ओवरऑल वेलबींग को प्रेजेंट करता है। ये हमारी वो फीलिंग है जिसे हम छुपा नहीं सकते। एट लास्ट ऑथर बताते हैं कि इंसान के इमोशंस दो डिफरेंट सेंसेस के होते हैं। पहला सेंस तो वो जिसमें इंसान अपने बिहेवियर को अपनी फीलिंग्स के हिसाब से एक्सप्लेन करता है। इस सेंस में हम हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से एक्शंस लेते हैं। ये बेसिकली हमारे मोटिव्स और इंक्लिनेशंस को बताता है। और दूसरा सेंस हुआ हमारे मूड्स का, जिसमें हम अक्सर एजिटेशंस और नर्वसनेस की वजह से कुछ ऐसे एक्शंस ले लेते हैं जो कि हमें नहीं लेने चाहिए। तो यहाँ पर हमने इमोशंस के बारे में जाना, लेकिन इमेजिनेशन का क्या रोल है हमारी जिंदगी में, ये हम जानेंगे आगे। बने रहिए सफर में रूबी के साथ। सुन रहे हैं आप कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। इमेजिनेशन का मतलब क्या होता है? क्या हमारे दिमाग के ख्याली पुलाव को हम इमेजिनेशन कह सकते हैं, या फिर वो सारी इम्प्रैक्टिकल बातें जो हम सोचते रहते हैं बट रियलिटी में वैसा कुछ होता नहीं है? क्या ये इमेजिनेशन होता है? जी हाँ, इन्हें हम अपनी कल्पनाएं भी कह सकते हैं। लेकिन ऐसी कल्पनाओं का क्या फायदा जो हमें कुछ बेनिफिट ही ना दे? अगर आपके पास इमेजिनेशन की पावर है तो क्यों ना इस पावर को हम कुछ ऐसे इस्तेमाल करें जो हमारे लिए फायदेमंद साबित हो। क्यों दोस्तों, आप सभी क्या सोचते हैं इस बारे में? इमेजिनेशन हमारी वो मेंटल एबिलिटीज में से एक है जिसमें हम उन सिनेरियोज या चीजों को इमेजिन कर सकते हैं जो हाल में, प्रेजेंट में हमारी नजरों के सामने न हो। ये हमारे माइंड की एक क्रिएटिव फैकल्टी है जिसे हम अपनी ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हैं। इस पावर की हमें हमारी लाइफ के हर पड़ाव में जरूरत होती है। जब आप बच्चे हो, जवान हो या बुजुर्ग, तीनों फेजेस में इमेजिनेशन हमारे लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित हो सकती है अगर इसका इस्तेमाल सही तरह से किया जाए तो। ऑथर ने अपनी इस बुक में बताया है कि किसी भी चीज को अपनी आंखों के सामने देखना और किसी चीज को अपने माइंड में पिक्चराइज करना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। आप कोई भी चीज सिर्फ खुली आंखों से ही देख सकते हैं, लेकिन आप चीजों को बंद आंखों से भी पिक्चराइज कर सकते हैं। ये पावर है इमेजिनेशन की। जब ये दुनिया अंधेरों से भरी हो, फिर भी अगर आपने अपने माइंड में रोशनी की एक किरण को इमेजिन कर लिया तो आप रियलिटी में भी उस रोशनी का आनंद ले सकते हैं। राइल के अकॉर्डिंग इमेजिनेशन हमारे परसेप्शन और बिलीफ दोनों से बिल्कुल अलग है। ये हमारे मेंटल सीन्स है जो सिर्फ हमारी कल्पना में मौजूद है, और कभी कभी तो ये सीन्स रियलिटी में सच होते भी नहीं है। ह्यूमन माइंड कुछ भी इमेजिन करने के लिए एकदम फ्री है। ऑथर ने इमेजिनेशन के दो टाइप्स हमारे साथ शेयर किए हैं। पहला थिन इमेजिनेशन एंड दूसरा थिक इमेजिनेशन। थिन इमेजिनेशन में अक्सर लोग उन चीजों के बारे में सोचने लगते हैं जो प्रेजेंट में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन फिर भी आप उसे सोचते हैं क्योंकि आप प्रेजेंट में उस चीज को फील करना चाहते हैं। जैसे कि
अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, बाहर की कड़कड़ाती धूप में जब हम किसी सिग्नल पर खड़े हो और हमें काफी पसीना आ रहा हो, तब हमारा माइंड नेचुरली ही ठंड के मौसम की ठंडी ठंडी हवा को इमेजिन करने लगता है। वैसे ही जब हम वेकेशंस में कभी घर पर बैठे बैठे बोर होते हैं, तब हमारा माइंड एक बीच वेकेशन को इमेजिन करता है। तो ये होती है आपकी थिन इमेजिनेशन, जहां पर आप ऐसी चीजों को इमेजिन करते हैं जो आपकी प्रेजेंट में नहीं होती। वहीं थिक इमेजिनेशन हमारी उस इमेजिनेशन पावर को कहा गया है, जहां पर हम कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज को इमेजिन करते हैं और ये हमारी सिंपल थिंकिंग से एक स्टेप ऊपर होती है। जैसे एक राइटर जब नॉवेल्स लिखते हैं तब वो थिक इमेजिनेशन से फिक्शन सीन्स को इमेजिन करते हैं और लिखते हैं, जो रीडर का इंटरेस्ट बरकरार रख सके। या फिर जब इंडिविजुअल्स अपना करियर डिसाइड करते हैं तब वो अपने आप को अलग अलग रोल्स में इमेजिन करते हैं, फिर जो भी रोल उन्हें सुटेबल लगता है उसमें अपना इंटरेस्ट बनाकर आगे बढ़ते हैं। तो ये सब हमारी थिक इमेजिनेशंस होती है। इस तरह राइल ने हमें बताया कि कैसे इमेजिनेशन हमें फ्यूचर प्लानिंग, क्रिएटिविटी, पॉसिबिलिटीज को अलग नजरिए से देखने में मदद करती है। हमें कपड़े सामने वाले की पसंद से पहनना चाहिए और खाना खुद की पसंद का खाना चाहिए। क्या आपको भी कभी किसी ने ऐसा कहा है? अगर हाँ, तो आपने सोचा कि ऐसा कहा क्यों गया है? क्योंकि हम जब कपड़े पहनेंगे तो हमें दूसरे देखेंगे। बेशक उन कपड़ों में आप कंफर्टेबल होने चाहिए, लेकिन आप पर रेड कलर अच्छा लग रहा है या पिंक कलर, ये तो सामने वाले से पूछ ही सकते हैं। और खाना हम खुद खाते हैं अपने पेट के लिए, तो हमें वही खाना चाहिए जो हमें अच्छा लगे। इन्हीं दो तरह को ऑथर गिलबर्ट राइल ने सेल्फ नॉलेज का नाम दिया है। पहले तो हमें खुद को बेहतर समझने के लिए अपनी इनर मेंटल स्टेट्स को समझना चाहिए। आपको दाल पसंद नहीं है, मत खाइए। सब्जी पसंद है, वो खा लीजिए। तो सेल्फ नॉलेज पर ऑथर का पर्सपेक्टिव इन 3 पॉइंट्स में हम आपको बताते हैं। पहला है बिहेवियरल ऑब्जर्वेशंस, यानी कि अपने बिहेवियर पर गौर करना। हम कैसे बैठ रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारे जेस्चर्स वगैरह वगैरह। तो हमें इन सब पर गौर करना चाहिए। जगह के अकॉर्डिंग और सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें बिहेव करना चाहिए। अब आप जैसे घर पर रहते हैं वैसे ही ऑफिस में तो नहीं रह सकते। घर आपका कंफर्ट जोन है, वहीं ऑफिस आपका वर्क प्लेस है। इसलिए अपने बिहेवियर को दोनों जगह के हिसाब से हमें अपनाना आना चाहिए। तभी हम खुद को बेटर से बेस्ट और बेस्ट से बेस्टेस्ट बना पाएंगे। दूसरा पॉइंट है फीडबैक्स फ्रॉम अदर्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि दूसरों के कमेंट्स, फीडबैक्स हमें अपने आप की बेहतर अंडरस्टैंडिंग देते हैं। दूसरे हमसे कैसे बात कर रहे हैं और हमारे बारे में क्या बात कर रहे हैं, ये हमारा सोशल स्टेटस बताता है। इसलिए ये इतना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन। हम 2 तरह से बात करते हैं, पहला तो जबान से और दूसरा एक्सप्रेशन से, और ये दोनों ही हमारी पर्सनैलिटी को बताता है। लैंग्वेज हमारी दूसरों से बात करने के लिए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ये हमारे माइंड की डायरेक्ट विंडो है। आपकी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस आपकी खुली किताब की तरह है। हमें इसे बहुत ही माइन्यूटली चूज करना चाहिए। हमारी लैंग्वेज अगर क्लियर होगी तो हम मिसअंडरस्टैंडिंग्स के शिकार नहीं बन पाएंगे, और लाइफ की आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स की जड़ ही मिसअंडरस्टैंडिंग यानी कि गलतफहमी होती है। उम्मीद है आपको हमारा ये शो पसंद आया होगा। इस शो का मेन कॉन्सेप्ट ही ये था कि हमारा माइंड और हमारी बॉडी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम हमारे एक्शंस के खुद ही जिम्मेदार हैं। हम चाहे तो अपनी थिंकिंग की मदद से अपने गलत एक्शंस को सही कर सकते हैं। ये लाइफ आपकी है, ये बॉडी आपकी है, ये माइंड आपका है, ये एक्शंस आपके हैं, ये डिसीजंस आपके हैं, और सिर्फ आपको अपने माइंड और बॉडी के प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से अपनी लाइफ के डिसीजंस और एक्शंस डिसाइड करने हैं। आपको ये शो सुनकर कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद हम आपको हमारा